जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास में मैथ के टोटल 12 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। आप लोगों को पूरे प्रश्नों को देखना है और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना है कि इन 12 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। मेरे भाई, इस क्लास में जो 12 मैथ के प्रश्न लिए गए हैं ना, तो इसमें से 6 से 7 प्रश्न आपके नेवी एमआर के पेपर में देखने को मिलेंगे। 100% मैं लिख कर दे सकता हूं, क्योंकि मेरे भाई जो ज्वाइन इंडियन नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट है तो उस पर आपका नेवी एमआर का जो प्रैक्टिस सेट डाला गया ना, तो उसी में से मैं प्रश्नों को लेकर आया हूं। सेम ये प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, बस अंक बदला हुआ रहेगा। तो आप लोग पूरे प्रश्नों को देखना और आज आप लोग को पेन और कॉपी लेकर बैठना है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे भाई मैथ के अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। और अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। आप ये पीडीएफ लेकर और जितना भी टाइम बचा हुआ है उस टाइम में इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लो मेरे भाई। सुबह में भी पढ़ना है, दोपहर में भी पढ़ना है और शाम को भी पढ़ना है, ठीक है ना। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जब प्ले स्टोर पर एएनडीसी क्लास लिखकर सर्च मारोगे ना तो उधर आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर पर जाकर अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। फिर मेरे भाई वो आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है। फिर जब आप पेड कोर्स में जाओगे, जैसे ही आप पेड कोर्स में जाओगे तो वहां पर नेवी एमआर ई बुक मिलेगा। तो उस पर आप लोगों को जब क्लिक करोगे तो सिर्फ 79 रुपया आपको पे करना है। और जैसे ही 79 रुपया पे करोगे तो ये पूरा पीडीएफ आपके मोबाइल में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। और जो भी 10-12 दिन बचा हुआ है अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर लो। टाइम तो 10-12 दिन नहीं भी 10-12 दिन कहाँ बचा है, अब तो टाइम बहुत कम बचा है। 22 तारीख से पेपर आपका होगा, एडमिट कार्ड भी निकल गया है। लेकिन आपका ये तो पता चल गया है कि किस शहर में पेपर होने वाला है, सेंटर का नाम अभी नहीं बताया गया है। तो देख लेना आप सभी साथी, नेवी एमआर के लिए, जीके जीएस के लिए ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना। क्योंकि जो ऑफिशियल सिलेबस है, जितना भी चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर का प्रश्न डाल दिया गया है। चलो अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। है आपके सामने पहला प्रश्न है, देखो जो आपका ज्वाइन इंडिया नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से मैं प्रश्नों को लिया हूं। और अभी 9 बजे आप लोगों का इंडियन आर्मी का क्लास चलेगा। तो आज इंडियन आर्मी का जो जीडी का मैं पूरा ऑफिशियल जो ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पर जो आप लोगों का पेपर है ना, सेम वही प्रश्न लेकर मैं टाइप किया हूं। सारा का सारा वही प्रश्न है, इंडियन आर्मी वाला भी। तो 9 बजे आप लोग तैयार रहना, अभी लाइव क्लास होगा, ठीक है ना। 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में बनाते हैं। इस काम को आधा दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ये लोग घुमा दिया है। ज्वाइन इंडियन नेवी का ऑफिशियल आप लोगों का प्रश्न है। 10 आदमी एक काम को, मेरे भाई ये कौन सा सूत्र लगाएंगे, m1 d1 बराबर m2 d2, बस इसी सूत्र से ये प्रश्न हल हो जाएगा। और देखो जब मेरे भाई जब साइट पर ये प्रश्न डाला गया है ना तो लिख लेना, बस ये अंक चेंज होगा, ये अंक चेंज होगा, लेकिन प्रश्न ऐसा ही आएगा। तो करना क्या है, ये सूत्र आपको लगा देना है। m1 की जगह 10 आदमी पहले दिया है ना, m मतलब मैन हो गया आदमी, d मतलब डे मतलब दिन हो गया, ठीक है ना। तो m1 कितना दिया है, 10 आदमी दिया है। फिर आपका m1 d1 के बीच में गुड़े का चिन्ह छिपा रहता है। अब आपका d1 कितना दिया है, d1 मतलब d मतलब दिन हो जाएगा ना, तो d1 आपका 8 दिन दिया है, ठीक है ना। फिर बराबर m2 नहीं दिया है, लास्ट में बोला कि कितने आदमियों का जरूरत पड़ेगा, मतलब m2 नहीं दिया है, m2 पूछ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद से फिर क्या बोल रहा है, इस काम को आधा दिन में पूरा करने के लिए, आधा दिन का मतलब क्या हो गया, आधा दिन का मतलब हो गया 1/2, ठीक है ना। ये आपका आधा दिन हो गया। तो बस ये अभी जो प्रश्न बोला गया था मैं वही लिखा हूं। बोला गया था 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में बनाते हैं। तो 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में बनाते हैं, 10 गुणे 8 बराबर बोला है कि आधा दिन में, तो आधा दिन में लिख दिया हूं 1/2। आधा दिन में काम को पूरा करने के लिए कितने आदमियों का आवश्यकता पड़ेगा, तो आदमी मैं यहां पर लिख दिया हूं। अब मेरे भाई m2 यहां पर रहने दो, आदमी रहने दो, और जो आधा दिन है उसको इधर लेकर आओ। ये आपका इधर पहले से 10 गुणे 8 है और ये आपका बट्टे में है, जब इधर आएगा तो ये गुड़े में हो जाएगा। और ये आपका गुड़े में है 1, जब आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। उसको नहीं भी लिखोगे तभी भी काम चल जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या रहता है ना उसके नीचे 1 रहता ही रहता है। अब बस इसी का गुणा कर लेना है।
करना क्या है मेरे भाई, 10 दूना 20 कर लो और 8 दूना 16, मतलब 160 ही हो गया। तो M2 आपका कितना आ गया, जब गुणा करोगे तो 160 ही आदमी आ जाएगा। जितने भी साथी 160 आदमी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में बनाते हैं, तो आधा दिन में उस दीवार को पूरा करने के लिए कितने आदमियों का जरूरत पड़ेगा, 160 आदमियों का जरूरत पड़ेगा। प्रश्न में कुछ है नहीं, बस तरीका आपको सही से पता होना चाहिए। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना, अच्छे लेवल का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके नेवी में पूछेगा, आप देखना, ऐसे प्रश्न आपके नेवी में पूछेगा। बोला गया है कि एक डीलर 20% और 5% छूट पर 25,000 की एक चिन्ह लगी एक वस्तु को खरीदता है। बोला है कि वह उसकी मरम्मत पर 2,000 रुपए खर्च करता है, उसे 25,000 रुपए में बेच देता है, उसके लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। कंफ्यूजन में पड़ने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पहले आप लोग हल करो फिर मैं आपको बता रहा हूं। एक डीलर 20% और 5% छूट पर खरीदता है और उसका पूरा मूल्य कितना है, जो चिन्ह है वो आपका 25,000 है। तो सबसे पहले आप लोग 25,000 लिख लो, ठीक है ना। अब इसी 25,000 पर 20% और 5% छूट हो रहा है, तो जब छूट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 में से घटा देते हैं, ठीक है ना। एक बार 20% का छूट हो रहा है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% बचेगा, और 80% को 80/100 लिख सकते हैं। उसके बाद एक बार 5% का छूट हो रहा है, तो जब 5% का छूट होगा तो 100 में से 5% का छूट होगा तो 95% बचेगा, और 95% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 95/100 लिख सकते हैं, ठीक। देखो अब क्या बोल रहा है, अब बोला है कि उसकी मरम्मत करवाने में 2,000 रुपया खर्च करता है। तो सबसे पहले तो 25,000 रुपये का है कोई सामान, ठीक। इस पर 20% और 5% का छूट देकर खरीद रहा है, तो कितने रुपए का खरीद रहा है, पहले उसको निकालेंगे, फिर 2,000 उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 2,000 मरम्मत में लग रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये आपका 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर 2 जीरो है तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब 25 का गुणा 8 में करोगे तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, 25 बटे 200 हो जाएगा, ठीक है ना। और गुणे यहाँ पर आपका 95 है तो 95 रहेगा। अब क्या करना है मेरे भाई, आप 95 का गुणा 2 में कर देना है, फिर 2 जीरो आपको लिख देना है, मतलब 200 का गुणा 95 में सीधा सीधा करना है, ठीक है ना। तो मेरे भाई 2 का गुणा 5 में करोगे, 2 पचे 10 के जीरो हासिल 1, 2 का गुणा 9 में, 2 9 18 एक हासिलवा 19, 190 हो जाएगा। 95 का गुणा 2 में करोगे तो यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर लिख दो, ठीक है ना। अब देखो ये आपका कितना आ गया, ये 19,000 आपका सीपी आ गया, मतलब 25,000 रुपए का कोई सामान था, लेकिन कितने में खरीदा, 20% और 5% छूट देकर खरीदा। तो जब छूट उसको मिला तो 19,000 रुपए में मिल गया, 25,000 रुपए का सामान 19,000 रुपए में मिल गया। उसके बाद से फिर 2,000 इस पर मरम्मत में लगवा दिया, ठीक है ना। 2,000 क्या किया, मरम्मत में लगवा दिया। जब 19,000 में 2,000 मरम्मत में लगवा दिया तो टोटल पैसा कितना हो गया, 21,000 रुपया हो गया। ये इसका सीपी हो गया, ठीक है ना, ये इसका सीपी हो गया, मतलब क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि 2,000 रुपया लगाया है, जब छूट मिला है और 2,000 रुपया लगाया है, सब निकालने के बाद 21,000 रुपया इसका क्रय मूल्य आ रहा है। और बोला है कि उसे 25,000 रुपए में बेच देता है। कितने रुपए में बेच देता है, 25,000 रुपए में बेच देता है। मेरे भाई कोई सामान है जो 25,000 में खरीद रहा है, 20% और 5% छूट पर, तो 19,000 रुपया हुआ है। अब 19,000 में 2,000 मरम्मत के लिए लगवाया है तो 21,000 रुपया हो गया है। अब बोला है कि ये 25,000 में बेच दिया, तो बोल रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो मेरे भाई 21,000 रुपये में कोई सामान खरीदा गया है और कितने में बेच दिया गया है, सेलिंग प्राइस क्या है, 25,000 रुपया है। तो 21,000 से कितना बढ़ गया है, 4,000 रुपया बढ़ गया है। तो 4,000 रुपया, अगर उधर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग देखना, ठीक है ना। अभी मुझे तो नहीं दिख रहा है, बताना, मैं एक बार देख लेता हूं, वैसे तो दिखाई देना ही चाहिए, देख लेते हैं। हाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपका है 4,000 रुपया, ठीक। 21,000 रुपए में सामान खरीदा और 25,000 रुपए में फाइनली बेच दिया, 4,000 रुपए का लाभ होगा। तो हानि का तो कोई बात ही नहीं होता है। अब 4,000 रुपए का लाभ हुआ है, यहाँ पर हानि या लाभ प्रतिशत बताया है, पूछा है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत का सूत्र होता है प्रॉफिट बट्टे सीपी और गुणे 100। देखो प्रॉफिट प्रतिशत, इसको जब हिंदी में बोलोगे ना तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे लाभ बट्टे क्रय मूल्य और आपका गुणे में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। लाभ कितने का हुआ है मेरे भाई, प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है तो लाभ कितने का हुआ है, लाभ 4,000 रुपए का हुआ है, 4,000 ऊपर रख दो, ठीक है ना। और बट्टे सीपी कितना है, तो सीपी आपका 21,000 आया है, 21,000 आप लोग लिख दो। देखो समझोगे, एक बार में अगर नहीं समझ आएगा तो दोबारा क्लास कर लेना, 100% समझ आएगा। और अगर इतना आसानी से नहीं समझ
जाएगा ना, तो मेरे भाई बहुत दिक्कत होगा आपके लिए। यहाँ पर गुणे में 100 कर देना है। अब मेरे भाई क्या करना है, अब यहाँ पर देखो 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो आप लोग काट दो। अब यहाँ पर 4 बचा है, 4 गुणे 100 बचा है, मतलब ऊपर आपका 400 बचा है और नीचे आपका कितना बच गया है, 21 बच गया है। तो बस 400 में 21 का गुणा कर दोगे, 21 का भाग दे दोगे तो आपका प्रॉफिट प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है ना। और जब 400 में 21 का भाग दोगे तो मेरे भाई 4 का नाम 4, ये आपका आ जाएगा 19.047 आ जाएगा। 19.047 जितने भी साथी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। देखो 4000 का जब 400 का 21 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 19.047 आ जाएगा। ओरिजिनल प्रश्न है। देखो टाइम 30 मिनट का है। आप देखो इतना अच्छा प्रश्न पूछ देगा तो टाइम तो लगेगा ही ऐसे प्रश्नों को हल करने में। तो यही सब तो मैनेज करना है आप लोगों को। अब ये सब मैनेज करना जान जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और टाइम मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सीरियस हो तो पेपर को लेकर क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। मॉक टेस्ट में भी 30 मिनट का टाइम मिलेगा। तो बार बार जब मॉक टेस्ट लगाओगे ना, 10-15 मॉक टेस्ट लगा दोगे तो फिर टाइम का अंदाजा आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट लगाने के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, उसमें आईडी पासवर्ड बना के, और जो आपका पेड मॉक टेस्ट है ना उसमें जाना है और सिर्फ 49 रुपए में 15 मॉक टेस्ट मिल जाएगा नेवी एमआर का। तो वो मॉक टेस्ट लेकर और पूरा 15 दिन से पहले ही लगा देना, एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट लगाना, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। मैं आपके अच्छे के लिए ही बता रहा हूँ। अभी काफी जगह तो मॉक टेस्ट 199 में मिल रहा है और मैं तो 149 में बैच दे दिया हूँ, ठीक है ना। उसमें भी कुछ परसेंट का छूट देकर दिया था। तो मेरे भाई अच्छा कंटेंट भी मिलता है। आप लोग खुद देखो, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो बात अलग रहेगा, ये तो छुपाने वाली बात है नहीं, ये तो सारी चीजें आपके सामने है। तो आप लोग खुद देखो, समझ आएगा तो फिर अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका कुछ भाग 8% लाभ पर बेच देता है, बचे हुए को 18% लाभ पर बेच देता है। वह कुल मिलाकर 14% लाभ प्राप्त करता है। 18% लाभ पर बिकी हुई मात्रा है। मेरे भाई अच्छे लेवल का प्रश्न है, ठीक है ना। और ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है, देखो अंक बस बदल सकता है। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में 100% पूछेगा। क्या करना है मेरे भाई, देखो सबसे पहले तो 2 बार लाभ मिल रहा है तो 2 यहां पर खाना बना लेना है, ठीक। बोला एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। अभी इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। 1000 किलोग्राम चीनी है, हम लोग मान लेते हैं, जिसका कुछ भाग 8% लाभ पर बेचता है। मतलब कुछ भाग है वो कितना प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, 8 भाग। फिर बोला है बचे हुए भाग को 18% लाभ पर बेचता है। बोला है कि कुछ भाग 8% लाभ पर और बचे हुए भाग को 18% लाभ पर बेचता है। फिर बोला है कि कुल मिलाकर 14% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है, 14%। तो 14% को बीच में रखना है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि 18% लाभ पर बिकी हुई मात्रा है। देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है मेरे भाई, सबसे पहले तो लिखने आना चाहिए। बोला था एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, अभी 1000 को कुछ नहीं करना है। बोला जिसका कुछ भाग 8% है और बचा हुआ भाग 18% है, और दोनों बोला है कि 14%, दोनों मिलाकर 14% लाभ होता है, तो उसको बीच में रखेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे भाई, अब देखो करना यह है कि इसका जैसे आपका तिरिया का यहाँ पर क्या करना है, 18 का और 14 का अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है, ठीक है ना। अंतर मतलब हो जाएगा कि इसके बीच का अंतर आप लोगों को पता ही है, 18 और 14 के बीच का अंतर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 4 हो जाएगा। और फिर क्या करना है, इसका अंतर इससे, फिर इसका अंतर इससे। 14 और 8 के बीच का अंतर आपका कितना हो जाएगा, 8 4 12 2 14, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको अनुपात में बदल लेना है, 4:6 आ गया। इसको अब काट कर छोटा कर लेना है, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। समझने का कोशिश करना। फिर से मैं जब मैं मैथ का प्रश्न लाऊंगा ना तो ये ऐसा प्रश्न लेकर आऊंगा, बस अंक बदल दूंगा, तो सीख लो आप लोग अच्छे से। अब 2:3 आ रहा है, इसका मान दिया है 2:3 का मान दिया है 1000, तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे, 2:3 को जोड़ देंगे तो 2:3 आपका 5 हो जाएगा, और 5 का मान कितना दिया है, 1000 दिया है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 5 दूना का 10 हो जाएगा, मतलब 1 का मान आपका 200 हो गया, ठीक है ना। जब 1 का मान 200 हो गया तो यहाँ अनुपात में 2 आया है, 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 दूना का 400 हो गया, ठीक है ना। फिर आपका अनुपात आपका 400 हो गया और 1 का मान 2 आया है, तो 3 का मान क्या हो जाएगा, 2 तिहाई के 600 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 400 और 600 जब मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 1000 किलोग्राम हो जाएगा। अब पूछा गया था 18% लाभ पर बिकी हुई मात्रा, तो 18% लाभ वाला कौन है मेरे भाई,
आपका 18% लाभ वाला कौन सा है? ये आपका ये है, ठीक है ना। 18% लाभ वाला ये आपका 3 हो जाएगा, और 3 का मान कितना आया है? 600 आया है, तो आपका 600 राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी 600 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, 600 इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा ये क्लास देख लेना पूरा क्लास समाप्त होने के बाद, क्योंकि ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। इतना याद रखना, कितना हो भी क्लास करोगे, देखना आप पेपर देकर आना, इसी में से बहुत सारा प्रश्न मिल जाएगा, बस अंक बदलेगा, लेकिन मेरे भाई इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। मेरे भाई माध्य निकालने के लिए बोल रहा है, एप्लीकेशन में माध्य वाला क्लास शिवम सर कराए थे। यहाँ पर बोल रहा है कि 28, 24, 37, 42, 56, 59, 67, 28, 15, 32 का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कुछ है नहीं, बस बड़ा दे दिया है आपका टाइम खर्च करने के लिए। मेरे भाई माध्य का सूत्र होता है संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं कुल संख्या। माध्य का सूत्र क्या होता है? एक माध्य होता है और एक माध्यिका होता है, तो जो माध्यिका होता है वो दूसरा होता है, ठीक है ना। आपका माध्य का सूत्र क्या होता है? संख्याओं का योग। क्या होता है? जिस तरह औसत होता है सेम इसी तरह से ये भी होता है, संख्याओं का योग होता है, ठीक है ना। संख्याओं का योग और बट्टे कुल संख्या होता है, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। यहाँ पर दिया है माध्य, माध्य निकालने के लिए बोला है ना, तो माध्य का ये सूत्र होता है, अपने कॉपी में लिख लेना, क्योंकि माध्य आपके पेपर में पूछेगा। मैं लिख कर दे रहा हूं, माध्य से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा, तो पता होना चाहिए। संख्याओं का योग, माध्य निकालना है ना, आपका माध्य हो गया मेरे भाई बराबर संख्याओं का योग जितना भी है इसका योग कर देना है, मतलब 28 हो गया, फिर प्लस योग मतलब जोड़ हो जाएगा, आपका 24 हो गया, फिर प्लस आपका 37 है, 37 हो गया, उसके बाद से आपका 42 है, 42 हो गया, उसके बाद से आपका 56 है, 56 हो गया, उसके बाद से प्लस आपका 59 है, 59 हो गया, उसके बाद से फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 67 है, फिर प्लस 28 है, फिर प्लस 15 है, फिर प्लस 32 है। तो ये संख्याओं का योग हम लोग कर दिए, मतलब जोड़ कर दिए, और कुल संख्या कितना है ये गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है, 10 लिख लेते हैं। अब क्या करना है मेरे भाई, अब पूरा जोड़ लेना है, जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जोड़ लेते हैं। देखो 8 4 12, 12 और 7 क्या हो जाएगा मेरे भाई 19, 19 2 21, 21 6 27, 27 और 9 कितना हो जाएगा 27, 3 30 और 6 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 36 4 40 और 40 3 43, 43 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई 43 और 8 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 43 7 50, 1 51 और 5 56, 56 और 2 57 के साथ हासिल बचा 2, ठीक है ना। हासिल कितना बचा 2, आप लोग जोड़ लेना इसको पूरा, नहीं ये आपका 58 होगा, ये पूरा जब आप जोड़ोगे ना तो 388 हो जाएगा। एक बार आप लोग जोड़ लेना, ये पूरा आप लोग जोड़ लेना, जोड़ने में मैं इसलिए नहीं जोड़ रहा हूं ना, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, उस तरह हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेंगे। और बट्टे में आपका 10 है तो 10 रहेगा, बस इसी को हल कर देना है। बस माध्य पूछेगा तो कुल संख्या जो भी रहेगा उसको जोड़ लेना, और जो भी संख्या रहेगा नीचे लिख देना, बस भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, बस भाग दे देना है, तो 10 का भाग देंगे 38 में, तो 10 तिहाई के 30 हो जाएगा, 8 बचेगा, 10 तिहाई 30 हो गया, 8 बचा, इसको दे दिया, 10 बटे 80 हो गया, फिर 8 बचा, फिर 10 बटे 80 हो गया, तो जब भाग देंगे तो 38.8 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बस इसको आप लोग जोड़ लेना, अच्छे से जोड़ लेना। चलो आपका नेक्स्ट, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूं, माध्य पूछेगा तो करना क्या है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताओ। शांतुनी की टोपी, टोपी कैसी होती है, ये शंकु जैसा होता है, आप लोगों को पता होगा, तो बस यही आप लोगों को हल करना है, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। बोला है शांतनु की टोपी 7 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के वृत्ताकार शंकु के आधार में है, तो बोला है इस प्रकार की 5 टोपियां बनाने में कितनी सीट चाहिए। अच्छे लेवल का प्रश्न है मेरे भाई, इसका राइट आंसर आप सभी साथी बताओ, देखते हैं कितने साथी बता रहे हो। मेरे भाई टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, ठीक है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वक्र ध्यान से समझना, समझ जाओगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बस यही हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है ना।
ये होता है पाई, उसके बाद से आर, उसके बाद से यल। तो आर ये आपका त्रिज्या हो गया, ये जो आपका टोपी 7 सेंटीमीटर दिया है ना, यही आपका आर हो जाएगा, ये आपका त्रिज्या है। उसके बाद से फिर यहाँ पर ऊंचाई दिया है, ऊंचाई आपका 24 दिया है, ठीक है ना। उसके बाद से क्षेत्रफल आपका ये पूछ रहा है, पाई आर यल पूछ रहा है। तो इसको कैसे ज्ञात करना है मेरे भाई, बताओ आप सभी साथी। देखो ये आपका जो शंकु है ना मेरे भाई, ये आपका क्या हो गया, बस ये आपका जैसे अंदर वाला ही ज्ञात करना है आप लोग का। ये आपका यल हो गया, ठीक है ना, और ये आपका ऊंचाई हो गया, यच हो गया, और ये जो बीच में है यहाँ से यहाँ तक ये आपका आर हो गया, त्रिज्या हो गया। तो आर तो दिया है आपका, कितना दिया है, 7 दिया है, और ऊंचाई भी दिया है 24 सेंटीमीटर, यल नहीं दिया है। तो सबसे पहले यल ज्ञात करते हैं। यल का मतलब क्या ज्ञात करते हैं मेरे भाई, यल देखो ये आपका एक आप लोगों को पता होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये आर हो गया है आपका आधार, और ये आपका ऊंचाई आपका लंब हो गया, और कर्ण हम लोग को ज्ञात करना है। तो यल ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है ना। कर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का सूत्र लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर होता है प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है। तो आधार आपका आर है, आर मतलब कितना है, 7 है, ठीक है ना। तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 49 हो जाएगा, फिर प्लस है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो दोबारा आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से आपका लंब का स्क्वायर हो गया, मतलब नीचे आधार का स्क्वायर, फिर आपका लंब कितना है, ऊंचाई कितना है, 24 है। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 24 का स्क्वायर आप लोगों का हो जाएगा। यहाँ पर आपका 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 576 आपका हो जाएगा। आप लोग 24 का स्क्वायर कर लेना, 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 24 का 576 होता है। अब क्या करना है मेरे भाई, अब आप लोग को ये कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर आप लोग को रहने देना है, और इसको जोड़ लेना है। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1, 9 1 हासिल यहाँ पर क्या हो जाएगा, और हासिल 1 5 और 1 हासिल 6, तो 625 हो गया, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये करड़ी में हो जाएगा। उसके बाद से कर्ण बराबर आपका क्या निकल कर आ गया, ये जो यल है, तो ये मेरे भाई यही कर्ण है, ठीक है ना। तो कर्ण हमारा क्या आ गया, 625 को जब करड़ी से बाहर निकालेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो अभी हम लोग को पता चल गया है यल का मान कितना आ गया है, यल का मान 25 आ गया है। यच का मान कितना है, तो यच का मान आपका कितना है मेरे भाई, यच का मान 24 सेंटीमीटर है, और आर का मान 7 सेंटीमीटर है। बस यही निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो पाई आर स्क्वायर है, पाई का मान आपका कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। उसके बाद से गुड़े आर का मान कितना है, तो आर का मान 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुड़े यल का मान कितना निकल कर आया है, 25 आया है, तो 25 आपका यल का मान हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे भाई, ये आपका 7 से 7 कट गया, और 22 का गुड़ा आपको क्या कर देना है, 25 में कर देना है। तो 25 का जब गुड़ा 22 में करेंगे कितना हो जाएगा, 25 का गुड़ा 2 में करोगे, 25 दूना का 50 के 0 हासिल 5, फिर 25 दूना 50, और हासिलवा 5 55 हो जाएगा। तो 550 क्या आ रहा है, एक टोपी का मूल्य आ रहा है। एक टोपी बनाने में 550 लग रहा है, कितना बनाना है मेरे भाई, 5 टोपी बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 550 में 5 का गुड़ा कर देंगे, ठीक है ना। 550 में 5 का गुड़ा कर देंगे, 5 का गुड़ा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। उसके बाद से 5 का गुड़ा 5 में करेंगे, 5 5 25 के 5 हासिल बचा 2, 5 का गुड़ा 5 में, 5 5 25 2 27 है। तो 2750 इसका पूरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग से ऊपर ऊपर से कुछ लोगों के दिमाग से उड़ रहा होगा मेरे भाई। एक बार समझ लेना अच्छे से, यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछेगा तो ऐसे ही करना है। मैं एक बार और लेकर आऊंगा ऐसे प्रश्नों को, रिपीट करा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो सीधा सीधा आपका दिख रहा है कास स्क्वायर यहाँ पर यक्स है, ठीक है ना, और सेक स्क्वायर यक्स। तो कास स्क्वायर यक्स का मान 1 हो गया, फिर प्लस बीच में सेक स्क्वायर यक्स मान 1 हो गया, 1 1 आपका 2 हो गया, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताओ। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 234 और ए बी बराबर 108 है, तो ए बी यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए बी बट्टे ए माइनस बी, यही पूछ रहा है। अच्छे लेवल का प्रश्न इसे बोलते हैं मेरे भाई। इसको आप लोग बताओ, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। यहां पर मेरे भाई देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे दिया है, कितना दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे दिया है 234 है, ठीक है ना। और फिर ए बी का मान भी दे दिया है, ए बी का मान कितना दे दिया है आपका 108 दे दिया है। इतना तो आप लोग को पता होगा, इतना तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा।
अब यहाँ पर सूत्र लगाना है, एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना है, एक बार a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना है, फिर हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, ये आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका सूत्र होता है। तो मेरे भाई a प्लस बी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पर a प्लस बी ज्ञात करना है ना, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको ज्ञात कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है 234, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह क्या रखेंगे 234, फिर आपका प्लस है 2 है 2 रहने दो, ए बी का मान कितना दिया है 108 दिया है, तो गुणे आपका 108 हो जाएगा, ठीक है ना, गुणे आपका क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर रहने देना है। अब यहाँ पर 234 है, 234 रहने देना है, प्लस है यहाँ पर 2 8 16 के 6 हासिल 1 2 यहाँ 0 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 2 का नाम 2, तो 108 का 2 बार गुणा करोगे तो 216 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जोड़ लो आप लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। 6 4 10 के 0 हासिल बचा 1 है, 3 1 4 1 हासिल 5 है, 2 2 4, तो ये 450 किसका मान आ गया है, 450 किसका मान आ गया है मेरे भाई, ये जो 450 आया है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान आया है, ठीक है ना। ये आपका a प्लस बी यहाँ पर पूछ रहा है ऊपर, लेकिन a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान 450 आया है। अब a माइनस बी ऊपर वाला तो पता चल गया, जो a प्लस बी है इसका मान पता चल गया, अभी हम लोग स्क्वायर हटाकर करड़ी में लगा देंगे, उसको अभी रहने दो, ठीक है ना। अब ये a माइनस बी का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका सूत्र होता है। अब क्या करना है मेरे भाई, यही ना आपका सूत्र होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब करना क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है, ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, समझने का कोशिश करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है 234, तो यहाँ पर आपका 234 हो गया, फिर माइनस 2ab दिया है, तो माइनस आपका 2 रहेगा ही रहेगा, गुणे ab का मान कितना दिया है 108 दिया है, तो 108 आपका रहेगा ही रहेगा। अब मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये तो रहेगा ही रहेगा, 234 है, 234 रहेगा, माइनस 2 का गुणा 8 में करेंगे, 2 8 16 के 6 हासिल 1 है, आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 का नाम 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर कितना हो गया 216 हो गया। तो a माइनस बी क्या निकल कर आया है, a माइनस बी का देखो इतना बड़ा बड़ा प्रश्न आपके पेपर में पूछ सकता है, नेवी एमआर के पेपर में, तो मेरे भाई बहुत अच्छे से पढ़ने का जरूरत है, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर हो गया, अब 4 में से यहाँ क्या हो जाएगा, 234 में से 216 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई 18 बच जाएगा, 234 में से 216 जाएगा तो कितना बच जाएगा 18 बच जाएगा, ठीक है ना। तो इतना तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब करना क्या है, अब यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान 450 आया है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का मान कितना आया है 18 आया है, और यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी पूछा था, तो मेरे भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान कितना आया है 450 आया है, ऊपर आपका 450 आया है और नीचे आपका क्या आया है 18 आया है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का मान कितना आया है 18 आया है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे भाई, इसको काट देना है, यहाँ पर समझ जाना, यहाँ पर अभी स्क्वायर है आपका, यहाँ पर आपका स्क्वायर है दोनों पर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर था वहाँ भी स्क्वायर था। अब इसको जब काटोगे 3 छके 18 हो जाएगा, और इसको भी काट दो तो मेरे भाई 3 का नाम 3 और 3 5 15 हो गया, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से फिर आपका क्या हो जाएगा, 6 से आप 150 को काट दो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपका 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 5 30, ये आपका 5 आ गया। फिर ये स्क्वायर, अभी यहाँ पर ये स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे, यहाँ पर आपका 25 आ गया, और जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो ये करड़ी में आपका 25 आ जाएगा, फिर इसको करड़ी से बाहर निकालेंगे तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर a प्लस बी और बट्टे a माइनस बी का मान आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, कैसे आया है आप लोग देखे हो, ये आपका स्क्वायर में था, जब इसको काटे हैं तो 25 आया है, फिर स्क्वायर जैसे ही स्क्वायर हटाए हैं इधर करड़ी आ गया है, ठीक है ना, और करड़ी में से बाहर निकाले हैं तो 5 आ गया है, तो a प्लस बी बट्टे a माइनस बी का मान 5 आ गया, ठीक है ना। देखना आप सभी साथी, तो 5 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। नेवी के पेपर में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, देखो
देखो 30 मिनट का टाइम मिलता है, पूरा 50 प्रश्न करना रहता है। और देखो ऐसे प्रश्न भी एक दो प्रश्न पूछ देते हैं। जितने भी साथी अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो, मेरा एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना। मेरे भाई आप पेपर देने जाओगे, पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर देने के लिए सिर्फ 30 मिनट का टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जीके के प्रश्नों को देखना है, ठीक है ना। जो प्रश्न आएगा उसको तो ट्रिक मार देना है, पहले जो आएगा उसको मार देना है, जो नहीं आएगा उसको छोड़ देना है, ठीक है ना। बाद में फिर उसके बारे में सोचना है, उस पर टाइम नहीं बर्बाद करना है। फिर मेरे भाई साइंस को अच्छे से देख लेना है, उसके बाद से मैथ में जितना आएगा पहले उसको लगा लेना, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम रहेगा, ठीक है ना। और जो ऐसा प्रश्न रहेगा बहुत लंबा चौड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा, तो फिर मेरे भाई इस पर ज्यादा टाइम नहीं, इस पर लास्ट में अपना टाइम लगाना, नहीं तो एक ही प्रश्न लगाते रह जाओगे, आपका टाइम समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं एप्लीकेशन में बहुत अच्छे तरीके से मैथ के क्लास को कराया हूं। अगर आपको मतलब मैथ में कुछ भी नहीं आता होगा तो आप एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से पढ़ाई कर सकते हो। अभी तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मैं नेवी एमआर के लिए एक ई बुक दिया हूं एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में, ठीक है ना। जब आप पेड कोर्स में जाओगे तो उधर आपको ई बुक मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो डाउनलोड करके। काफी सारे दोस्त उस ई बुक को ले लिए हैं, आप भी उस ई बुक को ले लेना, क्योंकि वहां से आपका तैयारी बहुत अच्छे से होगा। जीके जीएस को बहुत अच्छे से उसमें डाला हूं, ठीक है ना। बाकी इस पर आप लोगों को ऐसे मैथ के प्रश्नों को लास्ट में देखना है आप लोगों को, और ऐसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। चलो आपका नेक्स्ट है कि 8 5 6 3 7 4 3 9 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत बराबर क्या होता है मेरे भाई? औसत बराबर होता है कुल राशियों का योग बट्टे कुल राशियों का संख्या, ठीक है ना। मतलब कुल राशियों का जोड़ बट्टे कुल राशियों का संख्या, यही क्या होता है, औसत का सूत्र होता है। और औसत ही हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो कुल राशियों का योग औसत बराबर क्या हो जाएगा, कुल राशियों का योग है। योग कितना है 8 5 13, मेरे भाई कुल राशियों का योग मतलब जोड़ हो जाएगा 8 + 5 + 6 + 3 + 7 + 4, यहाँ पर +4 हो जाएगा। उसके बाद से फिर +3 हो जाएगा। देखो ये लोग टाइम ही लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न आपके नेवी के पेपर में पूछा गया है, सेम ओरिजिनल प्रश्न है। अब योग संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। अब सब जोड़ दो आप लोग, यहीं से जोड़ लेते हैं। 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 3 19, 20 2 22 हो गया। 22 7 आपका कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 और 4 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 3 36 हो जाएगा, और 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ऊपर आपका 45 आ गया और बट्टे में आपका 8 है तो 8 हो गया, ठीक है ना। इधर आपका औसत निकालना है, औसत आप रहने दो। अब इसका गुणा कर दो, 8 5 40 हो गया, और मेरे भाई दशमलव लगा के 5, उसके बाद से क्या हो जाएगा 8 5 40 हो गया, दशमलव लगाओगे यहाँ पर 8 8 5 40, 8 6 48 हो गया। तो मेरे भाई ये आपका क्या हो जाएगा 5.62 राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। 3 प्रश्न और बचा है। एक कार ए की गति से 80 किलोमीटर प्रति घंटा 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। फिर बोल रहा है कि फिर बी उस समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है, बी की गति कितनी है। करना क्या है, प्रश्न घुमाया है सब, तो क्या करना है मेरे भाई, सीधा सीधा आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, सीधा सीधा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है कार ए की गति, एक कार की जो गति है ना, जो चाल है, गति मतलब चाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका चाल कितना है मेरे भाई, चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और घंटा कितना लग रहा है, यहाँ समय दिया है 6 घंटा। समय कितना दिया है मेरे भाई, तो समय आपका 6 घंटा दिया है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। 6 घंटा समय दिया है। अब दूरी तय करता है, निश्चित दूरी तय करता है, निश्चित दूरी नहीं दिया है, दूरी तय करता है। तो मेरे भाई दूरी कितना हो जाएगा, दूरी का सूत्र होता है चाल गुणे समय। चाल कितना है 80 है, समय कितना है 6 घंटा है, तो पूरा दूरी कितना निकल रहा है 8 6 48 हो जाएगा। मतलब दूरी आपका 480 किलोमीटर निकल रहा है। समझने का कोशिश करना, ये जो है ना इसका चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। दूरी नहीं दिया था तो पहले हम दूरी निकाले हैं कि आखिर में वो दूरी कितना है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, मैं यहाँ डायरेक्ट कर दिया हूँ। तो दूरी निकल कर आ गया है 480 किलोमीटर, ठीक है ना।
अब बोला है कि निश्चित दूरी तय करता है बी उसी समय में, ये जो समय है 6 घंटे में ही जो बी का समय है, बी का जो समय है मेरे भाई इसका भी समय 6 घंटा ही है, ठीक है ना, 6 आवर्स है। उसके बाद से बोला है कि बी उसी समय में ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। तो ए का पूरा दूरी कितना है 480 किलोमीटर है, और इससे जब बी 60 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, 480 में से जब 60 घटाएंगे तो 420 किलोमीटर का दूरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका दूरी कितना हो रहा है, 420 किलोमीटर हो रहा है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि बी की गति ज्ञात कीजिए, मतलब बी का चाल पूछ रहा है। तो चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से बताया हूं, ठीक है ना। चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय होता है, ठीक है ना। तो आपका चाल, चाल मतलब स्पीड हो गया, स्पीड में यहाँ पर यस लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। अब तो आप लोग धीरे धीरे जितने भी साथी शुरू से जुड़े हो, अब तो आप लोग थोड़ा थोड़ा एक्सपर्ट हो रहे होंगे मैथ में, ठीक है ना। अब आपका चाल यहाँ पर हो गया, दूरी कितना है, नया दूरी जो आया है, पहले तो 480 था लेकिन बाद में ये 60 किलोमीटर कम गति मतलब 60 किलोमीटर कम दूरी तय कर रहा है, तो 420 किलोमीटर की इसका दूरी है, ठीक है ना। और बेटे समय कितना लग रहा है, तो समय इसका 6 घंटा लग रहा है, 6 आपका यहाँ पर हो गया। बस हमारा आपका जो भी चाल है ये निकल के आ जाएगा, 6 सत्ते 42 हो गया यहाँ पर, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आ गया, ठीक है ना। 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। देखना मेरे भाई अच्छे लेवल का प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछेगा तो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। चलो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताओ। अभी 2 प्रश्न और बचा है। एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी से आप सभी साथी बताओ, ठीक है ना। जल्दी से बताओ, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। ये रहा आपका समबाहु त्रिभुज, ये बोल रहा है इसका जो लंब है कितना है, 15 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हूँ। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जब पता रहेगा तभी आप प्रश्न को हल कर पाओगे। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है मेरे भाई, जल्दी से बताओ। ये जो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या होता है मेरे भाई, ये पता रहेगा तभी प्रश्न आसानी से हल कर पाओगे। करड़ी में 3/4 होता है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर इसका सूत्र होता है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है ना, तो इसका सूत्र होता है करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। लेकिन हम लोग को भुजा तो पता ही नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ शीर्ष लंब दिया है जो आपका कितना है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग भुजा ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, भुजा ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। ये आपका ऊंचाई हो जाएगा, ये जो आपका 15 सेंटीमीटर दिया है लंब, ये आपका ऊंचाई हो जाएगा। तो भुजा ज्ञात करने के लिए हम लोग ऊंचाई का सूत्र लगाएंगे, और ऊंचाई बराबर मतलब एच बराबर क्या होता है, इसका भी सूत्र होता है करड़ी में 3/2 भुजा होता है, ठीक है ना। करड़ी में 3/2 और फिर गुणे आपका यहाँ पर क्या होता है, भुजा होता है, ठीक है ना। ये आपका ऊंचाई का सूत्र होता है। तो पहले हम लोग ऊंचाई यहाँ पर पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, भुजा पहले निकालेंगे, ठीक है ना। पहले भुजा निकाल लेते हैं, उसके बाद से हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। पहले तो अगर भुजा दिया रहता तो मेरे भाई आसानी से निकल जाता, लेकिन यहाँ पर भुजा दिया ही नहीं है, सिर्फ एच दिया है। तो पहले हम लोग एच ही निकाल देते हैं, ऊंचाई ही निकाल नहीं, सबसे पहले हम लोग भुजा निकाल लेते हैं, इसके बाद से हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। याद रखना समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको अब हम लोग को हल करना है। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, एच का मान 15 दिया है, 15 आप रख लो, बराबर करड़ी में 3/2 है, और यहाँ गुणे आपका भुजा है तो भुजा आप लोग रहने दो। अब क्या करना है मेरे भाई, अब इसको इधर भेजो, आपका 15 यहाँ पर हो जाएगा, और ये बट्टे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो 15 दूना का 30 मैं डायरेक्ट ऊपर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर ऊपर आपका 30 हो गया, और ये आपका करड़ी में है, यहाँ पर आपका जैसे ये आपका गुणे में है ना, जब इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर आपका भुजा है तो ये आपका भुजा रहेगा ही रहेगा। तो भुजा का मान 30 करड़ी में 3 आ गया, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर करड़ी में 3 पहले से है, करड़ी में 3 रहने दो, यहाँ पर 4 है, 4 रहने दो, गुड़ा है, गुड़ा रहने दो, भुजा स्क्वायर है मतलब 30, यहाँ पर आपका 30 हो गया,
भुजा स्क्वायर का मतलब 30 गुणे आपका 30, 30 का स्क्वायर बट्टे करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, जब करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे 2 बार तो स्क्वायर से करड़ी समाप्त हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर नीचे सिर्फ 3 लिख दे रहा हूँ। और जब नीचे 3 आ गया तो फिर क्या करना है मेरे भाई, ये आपका 3 से 10, 10 बार में ये 30 कट गया, 30 दहा में 30 है। अब क्या करना है, अब मेरे भाई करना ये है, ये आपका करड़ी में 3 ऊपर रहेगा ही रहेगा, और यह बट्टे में 4 रहेगा, गुड़े 30 दहा में कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये आपका 300 हो गया, ठीक है ना। आप देखते हैं ये कट जाता है कि नहीं। 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28 हो गया, और 4 पचे 20, ये आपका 75 बार में कट गया। 75 करड़ी में 3 इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, 75 और फिर करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सूत्र हो गया, ये आपका पूरा प्रश्न हल हो गया। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा तो ऐसे ही आप लोगों को करना है। आज तो आप लोगों का हालत एकदम खराब हो रहा होगा, मुझे अच्छी तरह से पता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताओ। आज आप लोग अपना स्कोर जरूर बताना। देखते हैं कितने लोग लास्ट तक टिके हुए हैं, देखते हैं कितने साथी आज अपना स्कोर बताते हैं। अगर इन प्रश्नों में से 8 से 10 प्रश्न आपका सही होगा, यकीन मानो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। यदि प्रथम यन संख्याओं का माध्य 15 है तो यन का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करना है मेरे भाई, जल्दी से बताओ। संख्याओं का माध्य n + 1/2 होता है। क्या होता है, संख्याओं का माध्य क्या होता है, संख्याओं का माध्य क्या होता है मेरे भाई, संख्याओं का माध्य होता है n + 1/2। कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। संख्याओं का जो माध्य होता है क्या होता है, n + 1/2। मेरे भाई आपका n माध्य आपका दिया है, माध्य कितना दिया है, 15 दिया है। ये माध्य 15 दिया है, माध्य की जगह 15 लिख दो, बराबर n + 1/2 है, 2 रहने दो। अब 2 को इधर लाओगे तो इधर बट्टे में, इधर आएगा तो गुड़े में हो जाएगा। तो 15 गुड़ा कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर देखो 15 यहाँ पर है और ये बट्टे में है, जब इधर आएगा तो गुड़े में हो जाएगा, बराबर n + 1 इधर रहने दो। अब 15 दूना का 30 हो जाएगा, और 1 इधर प्लस में, इधर लाओगे माइनस में हो जाएगा, इधर आपका n बचेगा। 30 में से 1 जाएगा, 29 बचेगा। n यहाँ पर है तो n रहेगा ही रहेगा। 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ, ऐसे प्रश्न तो आसानी से हल कर दोगे, लेकिन ये सूत्र पता होना चाहिए। संख्याओं का माध्य बराबर n + 1/2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न है, बोला है रौनक एक काम को 12 दिन में कर सकता है। अभय इस काम को समाप्त करने में रौनक से आधा समय लेता है। यदि वह दोनों काम करे तो एक दिन में कितना काम करेंगे। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, देखते हैं कितने साथी बताते हो। अच्छे लेवल का प्रश्न है मेरे भाई। जो रौनक है, मैं R लिख दे रहा हूँ। रौनक एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। 12 दिन में कर रहा है, यहाँ पर दिन आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। रौनक एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। फिर बोल रहा है कि अभय इसी काम को समाप्त करने में रौनक से आधा दिन लगाता है। ये जो अभय है उसी काम को समाप्त करने में रौनक से आधा दिन लगाता है, मतलब ये 12 दिन कर रहा है तो ये 6 दिन लगाएगा जब इससे आधा दिन होगा। तो बोल रहा है यदि वह दोनों काम करे तो एक दिन में कितना काम करेंगे। एक दिन का काम पूछ रहा है, ठीक है ना। पहले तो बोला था रौनक एक काम को 12 दिन में करता है, मतलब एक काम को 12 दिन में कर रहा है, पहले तो बोला था, ठीक है ना। एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। एक काम को, एक काम है ठीक, और एक काम को 12 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। और ये आपका एक काम को 6 दिन में कर रहा है। तो फिर बोला है कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा दिया है मेरे भाई। तो रौनक एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12 काम करेगा, ठीक है ना। एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12 काम करेगा। एक दिन, एक काम को 12 दिन में कर रहा था तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12 काम करेगा रौनक एक दिन में। और ये आपका जो पहलवान है 1/6 काम करेगा एक दिन में, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, एक दिन में किया गया कार्य, ये अभय का एक दिन में किया गया कार्य है और वो रौनक का है, ठीक है ना। ये अभय का एक दिन में किया गया कार्य 1/6 और ये रौनक का है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं रौनक लिख दे रहा हूँ, रौनक का 1/12। अब बस दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर बोला था कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो दोनों के एक दिन में ये आपका 1/6 काम कर रहा है, ठीक। फिर प्लस एक दिन में रौनक आपका 1/12 काम कर रहा है। दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, 6 और 12 का एलसीएम लोगे 12 हो जाएगा। 6 का 12 में भाग दोगे, 6 दूना 12, 2 बार में जाएगा, 2 का गुणा 1 में करोगे, 2 का नाम 2 हो जाएगा। फिर प्लस है, प्लस रहेगा। 12 का 12 में जाएगा, 12 का नाम 12 और 1 हो जाएगा। 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ऊपर डायरेक्ट यहाँ पर मैं 3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बट्टे में आपका 12 है, 12 रहेगा। 3 चौको क्या हो गया, 12 हो गया।
देखो 3 × 3 3 चौक 12, 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ आज हवा लगा है कि नहीं लगा है, कमेंट में जरूर बताना। अभी आप लोग का 12 प्रश्न समाप्त हो गया है। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल का प्रश्न था। पूरा जो आपका ज्वाइन इंडियन नेवी है ना, उस साइड से मैं प्रश्नों को देखा था। तो उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को मज़ा ही मज़ा आ गया होगा, थोड़ा बहुत कष्ट भी हुआ होगा। यार ऐसे प्रश्न पूछेगा तब तो पेपर ही नहीं निकल पाएगा, ऐसे ही पूछेगा मेरे भाई, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम हार्ड ही हार्ड पूछेगा, नॉर्मल भी पूछेगा, ठीक है ना। कुछ प्रश्न मतलब थोड़ा सा टफ रहेगा, कुछ नॉर्मल रहेगा। तो जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे उतने टाइप के प्रश्नों को मैं करा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से करना, ठीक है ना। एप्लीकेशन में तो पूरा क्लास चला ही है यूट्यूब पर, जैसे जो भी आपका सिलेबस है। शिवम सर पूरा त्रिकोणमिति मेंसुरेशन ये सब बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। बाकी जो बेसिक मैथ है वो मैं कराया था अच्छे तरीके से। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।